Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about disorder of adult personality and behavior. So हम साइकेट्री का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम अडल्ट के अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. सो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स को डिस्कस करा हुआ है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, जहाँ पे हमने डिस्कस करा हुआ है. सो अगर आपको लेक्चर समझ आए तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें. तो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें से पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिसोशियल एंड एंशियस एंड डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और भी है इसके अंदर. हम सारे आज डिस्कस करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ पर्सनालिटी, ये आपको पता होना चाहिए. सो द टर्म पर्सनालिटी refer to enduring qualities of an individual that are shown in his ways behaving in a wide variety of circumstances, right? सो पर्सनैलिटी क्या होती है कि जो भी इंसान अपने बिहेवियर के थ्रू शो करता है अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, वो उस इंसान की पर्सनैलिटी कही जाती है, राइट. सो किसी की पर्सनैलिटी कैसी होगी ये उसके बिहेवियर पैटर्न से हमें पता चलता है. उसके आसपास का कैसा माहौल है और उसमें वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी को बताता है. एबनॉर्मल पर्सनैलिटी क्या होती है? सो अकॉर्डिंग टू ICD, abnormal personality is one in which three are deeply ingrained maladaptive patterns. There are deeply ingrained maladaptive patterns of behavior recognizable by the time of adolescence or earlier and continuing through most of adult life. Because of this, the patient suffers or others have to suffer and there is an adverse effect on individual or on society. So ये abnormal personality की definition है, राइट. अगर किसी की पर्सनैलिटी एबनॉर्मल है तो इसकी वजह से पेशेंट तो सफ़र करता ही है, उसके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो भी सफ़र करते हैं. सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन इसकी मैं दो टाइप से आपको बताऊंगी. एक तो हम डिस्कस करेंगे ICD कि ने क्या बोला है और एक हम डिस्कस करेंगे राइट DSM ने क्या बोला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ICD की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. सो ICD-10 के अकॉर्डिंग जो एबनॉर्मल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं अडल्ट के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसोशियल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इमोशनली अनस्टेबल जिसके अंदर इम्पल्सिव और बॉर्डरलाइन आता है, देन हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एनाक्थिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसके अंदर आपका OCD आता है, ठीक है. नेक्स्ट एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड अदर कुछ डिसऑर्डर्स भी आते हैं. तो ये ICD-10 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर आपका पैरानॉइड, हम इनको अभी भी डिस्कस करेंगे सबको एक करके, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा. नेक्स्ट हम DSM की तरफ से क्या क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं. सो इसने जो क्लासीफाई कर रखा है, इसने 3 क्लस्टर्स में क्लासीफाई किया है. क्लस्टर 1, क्लस्टर B एंड क्लस्टर C. सो क्लस्टर A के अकॉर्डिंग ऑड एंड एनसेंट्रिक बिहेवियर वाले जो होते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे क्लस्टर A के अंदर, जैसे पैरानॉइड, स्किज़ॉइड, स्किज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले जो भी हैं. क्लस्टर B के अंदर ड्रामेटिक और इमोशनल एंड एरेक्टिक बिहेवियर वाले पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि एंटी सोशल, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिस्टिक एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो भी हैं. क्लस्टर C के अंदर जो एंशियस एंड फियरफुल पर्सनैलिटीज़ आती हैं उनके डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, राइट. तो ये DSM के अकॉर्डिंग है और वो ICD के अकॉर्डिंग है. तो आपको जो भी क्लासिफिकेशन ईजी लगती है उसमें से कोई भी एक क्लासिफिकेशन को आप याद कर लेना. चलो डिस्कस करेंगे अब हम एक एक करके. फर्स्ट इज योर पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है पैरानॉइड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसा. पैरानॉइड का मतलब होता है शक करना एक तरीके से, लाइक सस्पिशियस नेचर वाले लोग की. अगर आप किसी पेशेंट को देखोगे तो पैरानॉइड वाले जो पेशेंट होते हैं वो हमेशा शक करते हैं कि लाइक अगर उनके सामने कोई है तो वो सोचते हैं कि वो उनके बारे में ही बात कर रहे हैं या वो उन्हें मारना चाहते हैं या वो उनका कोई भी चीज़ चुरा लेंगे, इस तरीके से. लाइक सस्पिशियस नेचर होता है इनका, ट्रस्ट नहीं होता किसी के ऊपर भी.
सेंसिटिव होते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, स्टबर्न होते हैं, मतलब जिद्दी होते हैं बहुत ज़्यादा, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, अपने आप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं, राइट। सो पैरानोइड का मतलब है कि सस्पिशियस नेचर वाला। इसके वो जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो दूसरा इंसान है वो उनका कुछ हार्म कर देगा, वो उनको मारना चाहता है, या वो उनसे उनका कोई सामान चुराना चाहता है, उनको ह्यूमिलेट करना चाहता है, उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं अगर दो लोग खड़े हैं, तो ये पैरानॉइड के अंदर आता है। नेक्स्ट स्कीज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो स्कीज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या आता है, इमोशनली कोल्ड होते हैं ये लोग, मतलब कोई भी ऐसा इनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, अपैथी आप बोल सकते हैं, डी अटैचमेंट होता है, मतलब सोशली विड्रॉल होते हैं, ये सोसाइटी में इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, सोशली विड्रॉल, ह्यूमरलेस होते हैं एंड इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, राइट। नेक्स्ट स्कीज़ोटिपिकल डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। सो स्कीज़ोटिपिकल डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं वो इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट उनका रखते हैं, देन जो उनके बिलीव्स होते हैं वो बहुत ओड बिलीव्स होते हैं, मैजिकल थिंकिंग रखते हैं, सोशल विड्रॉल रहते हैं, ऑड एंड सेंटिंग एंड पेक्युलर बिहेवियर होता है। सो वो लोग कुछ कभी कभी ऐसा बिहेव करते हैं कि लाइक उनके पास पावर्स हैं, लाइक दे आर हैविंग सुपर पावर्स, दे कैन डू एवरीथिंग, दे कैन सर्च एवरीथिंग, मतलब कुछ ऐसा जादू वादू कर सकते हैं, वो उनके पास शक्तियाँ हैं, इस तरीके की पर्सनालिटी वो लोग रखते हैं। एंड अपने आप को हमेशा ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हाई सुपीरियर मानते हैं, राइट। तो इस तरीके की पर्सनालिटी रखते हैं। नेक्स्ट हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मोस्टली हम फीमेल के अंदर देखने को मिलता है ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो ये ड्रामेटिक, इमोशनली, एक तरीके से ब्लैकमेल, एंग्री, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्रेविंग फॉर नोवेलिटी एंड एक्साइटमेंट, शैलो एंड लबाइल अफेक्टिविटी, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है इनका, एंड ओवर कंसर्न विद फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, मतलब इन लोग को ऐसा लगता है कि सभी लोग, जैसे ये कोई पर्सन है तो सबकी अटेंशन इनको ही मिलनी चाहिए, ये अटेंशन लेने के लिए कुछ भी करते हैं और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रखते हैं, कुछ ऐसा बिहेव करेंगे कि सब लोग इनके ही आसपास घूमते रहे, राइट। तो इनको अपने आप को एक तरीके से अच्छा फील कराने के लिए ये चाहते हैं कि सब लोग इससे बात करें, सब लोग का टेंशन यहाँ रखें। सो इस तरीके की पर्सनैलिटी ये लोग रखते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल करना, ड्रामेटिकली कोई चीज़ को करना, गुस्सा हो जाना किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा, सो इस तरीके से। नेक्स्ट है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंस, राइट। ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ये भी रखते हैं, क्रिटिसिज्म को ये फेस नहीं करते हैं इच्छा से, अनेबल, लैक ऑफ एम्पैथी होता है, अनएक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर होता है, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ओड होता है, एंगर बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, एम्पैथी नहीं होती है इनके अंदर, मतलब किसी और की प्रॉब्लम्स को नहीं समझना, अपनी प्रॉब्लम को सुपीरियर रखना, अपने आप को सुपीरियर रखना, अपनी हर बातों को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बोलना, एंड सेल्फ इम्पॉर्टेंट अपने आप को रखते हैं, सेल्फ को ज़्यादा रखना, राइट। तो इस तरीके का बिहेवियर इनका होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ये भी रखते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। सो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के अंदर आपका आता है अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होना, इम्पल्सिव बिहेवियर, मतलब बहुत जल्दी थोड़ी थोड़ी बातों पे इम्पल्स हो जाना, एंगर दिखाना, वेरिएबल मूड्स, कभी इनका मूड अच्छा होता है कभी बुरा होता है इनके हिसाब से, लैक ऑफ कंट्रोल, एंगर, गुस्से पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होगा, एंड सुसाइडल थ्रेट्स होते हैं इनके बिहेवियर में, देन ट्रांजिएंट स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड एंड डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी शो करते हैं। पैरानॉइड एंड डिसोसिएटिव सिम्टम्स, पैरानॉइड मैंने आपको बताया सस्पिशियस नेचर होना, डिसोसिएटिव को मैं भी आगे डिस्कस करूँगी। सो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाले जो भी पेशेंट्स होते हैं उनका एक तो बिहेवियर बहुत अजीब सा होता है, वो कभी गुस्सा हो जाते हैं, उनका जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, अचानक से इम्पल्स उनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उनका मूड होता है वो स्टेबल नहीं रहता, कभी खुश रहते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गुस्सा करते हैं। सो इस तरीके से एक साथ वो कई पर्सनैलिटी को जी रहे होते हैं उनके अंदर, एंड ऐसे पेशेंट में बहुत डर रहता है कि वो सुसाइड कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एज इट नेम इंडिकेट एंशियस यानी कि एंजाइटी। सो ऐसे पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं,
एंड इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर होती है, क्रिटिसिज्म से डरते हैं, डिसअप्रूवल ऑफ रिजेक्शन से इनको डर रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, सोशली विड्रॉल रहना पसंद करते हैं, और इनको डर होता है कि इनको कोई रिजेक्ट ना कर दे, इनको डिसअप्रूवल से मतलब एक तरीके से इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, और ये किसी चीज़ को फेस करने में बहुत ज़्यादा फियर करते हैं, क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा डरते हैं, राइट। छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाना, स्ट्रेस लेना, एंड क्राउड में जाने से डरना, किसी के सामने कुछ बोलने से डरना। सो एंशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि फीलिंग ऑफ एक्सेसिव डाउट एंड कॉशन, इनको बहुत ज़्यादा डाउट होगा, मतलब एक ही काम को परफेक्टनिज्म से करना चाहते हैं। रिजिडिटी एंड स्टबर्न, मतलब कि अपनी बात पे अड़े रहना, ज़िद्दी होकर के उसी चीज़ को कराना, हाई स्टैंडर्ड्स रखना, एंड प्रीऑक्यूपेशन विद डिटेल्स, रूल, लिस्ट, ऑर्डर और स्केड्यूल, राइट। मतलब जो ओसीडी वाली ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं, एक तो उनके अंदर डाउट बहुत होता है, किसी भी काम को करेंगे अगर तो वो काम अगर ऐसे इस तरीके से कुछ है तो वो काम इस तरीके से ही होना चाहिए, अगर वो थोड़ा भी ऐसे हुआ तो इनको पसंद नहीं आएगा। परफेक्शनिज्म हमेशा इनके अंदर दिखाई देता है। इसके साथ साथ वो इतने रिजिड होते हैं कि जिस तरीके से वो चाहते हैं वो उसी तरीके से दूसरों को भी बिहेव करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं अपने हर चीज़ को लेकर के, एंड वही है हाई स्टैंडर्ड का मतलब है कि अपनी जो भी इनके काम होते हैं, जो भी इनका प्रोसीजर है वो उसी तरीके से ही होना चाहिए। सो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डाउट रखना, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, अपना हर चीज़ खुद ही करना, एंड इनकी जो रूल ऑफ लिस्ट है, स्केड्यूल है, वो सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं। तो ये होता है आपका ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। किसी भी चीज़ को करने में ये एकदम परफेक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सो इसके कॉजेज़ हेरिडिटरी फैक्टर्स, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक अगर है किसी को तो हो सकता है, किसी को पहले कोई प्रॉब्लम थी तो हो सकता है, राइट, किसी को पहले कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था तो उसकी वजह से, या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कोई डिस्टर्बेंस उसने देखी है जो कि उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी है, तो उसकी वजह से साइकेट्रिक डिसऑर्डर अडल्ट लाइफ में हो सकते हैं। और उसको अगर पहले कोई मेंटल डिसऑर्डर अगर होगा तो आगे चल के फिर से ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड मेंटल डिप्रीवेशन है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी है अगर उसकी, तो इस तरीके के पेशेंट्स में ये सब चीज़ें देखने को आगे मिल सकती हैं। नेक्स्ट, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है अगर उसकी, राइट, तो हो सकता है। देन पैरानॉइड पर्सनैलिटी है तो हो सकता है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट के लिए हम एक तो मेडिकेशन साइकोटिक ड्रग्स चलती हैं, एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स चलती हैं। इसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट इज़ दी थेरेपीज़, जिसके अंदर हम उनको ग्रुप थेरेपी देते हैं, थेरापेटिक कम्युनिटी एंड बिहेवियर थेरेपी देते हैं, जो कि बहुत अच्छी होती हैं। देन मैनिपुलेशन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट कैन बी ट्राइड, कि जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको हम कहीं ना कहीं तक चेंज कर पाएँ, तो उससे भी क्या होता है कि चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ये है आपका पूरा मैनेजमेंट। थेरापेटिक कम्युनिटी क्या होता है, ये इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ हम उनको बिहेवियर थेरेपी, ये सब थेरेपी देते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।